लास्ट हमने कौन सा करंट अफेयर लिखा था, मुझे बताना एक बार। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट वाला किया था। ओके। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो। FATF, कैपिटल में FATF, इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया। म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया 2024। 2024। तो एक रीसेंट रिपोर्ट जो है FATF के द्वारा निकाली गई है। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि व्हाट इज FATF, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट पे चलेंगे कि रिपोर्ट क्या बोल रही है। ठीक है। यस, जुलाई। सो सबसे पहले FATF के बारे में दो चार बेसिक से पॉइंट लिख लो। सो लिख लो इसमें, FATF इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, इज अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग सेट अप in 1989, set up in 1989 out of G7 meeting, out of G7 meeting, G7 meeting in Paris, in Paris। G7 के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। तुम लोग इधर बैठ जाते, तुम्हें दिखता है बोर्ड, तो पूरे उधर बैठा करो ना, जो कि तुम्हें देखे खाली तो पड़ा हुआ है। चलो उधर, बाद में ऐसे होंगे कभी ऐसे होंगे, तो पहले ही उधर बैठ जाओ, खाली तो पड़ा हुआ है। ऐसी कोई मोहर थोड़ी ना लगी है कि वहां पे जो बैठते हैं उसने बैठना है, अगर नहीं आया तो खाली छोड़ना है उसको। तो 1989 के अंदर G7 कंट्रीज की एक मीटिंग होती है, कहाँ पे? पेरिस में। और उस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है? एक इंटरनेशनल वॉचडॉग जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। एक इंटरनेशनल वॉचडॉग, वॉचडॉग मतलब जो निगरानी रखने वाला एक इंस्टीट्यूशन होता है। सो एक इंटरनेशनल वॉचडॉग को एस्टेब्लिश किया जाता है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये किसने एस्टेब्लिश किया है? G7 कंट्रीज ने। G7 में मैंने कई बार आपको बताया है, इसमें USA आता है,
इसमें कनाडा आता है, दोनों के दोनों आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे। फिर यूरोप में से आपको यूके, देन फ्रांस, देन जर्मनी, देन इटली, इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। उसके बाद एशिया के अंदर पड़ता है जापान। ये एक्चुअली सारी कौन सी कंट्रीज हैं? ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप बोल सकते हो। ये सारी कौन सी कंट्रीज हैं? दीज ऑल कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं G7, क्योंकि इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। सो इनके द्वारा पेरिस की मीटिंग के दौरान 1989 में एक बॉडी बनाई गई जिसका काम क्या है? ये इंश्योर करना कि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है पैसे का घोटाला। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ब्लैक मनी हो सकती है, एनीथिंग। किसी भी तरीके से आप पैसे का घोटाला कर रहे हो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। गलत तरीके से पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, और एक पैसे का इस्तेमाल हो रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। सो इन दोनों चीजों के ऊपर बात करता है FATF ऑटोमेटिकली। अगर इंडिया के बारे में इसने रिपोर्ट निकाली, जो कि मैंने आपको बताया, म्यूचुअल इवेल्युएशन रिपोर्ट ऑन इंडिया 2024, इसमें क्या बात की जा रही होगी? इंडिया के अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, क्योंकि इसके अलावा किसी तीसरी चीज के ऊपर FATF बात करता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। initially the objective of FATF initially the objective of FATF was to examine the objective of FATF was to examine and develop measures to combat कॉम्बेट मतलब कंट्रोल करना किसी चीज को। मेजर्स टू कॉम्बेट मनी लॉन्ड्रिंग, बट आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑफ 9/11 के अटैक, 9/11 के अटैक का मतलब क्या है? 11 सितंबर 2001 के अंदर जो USA में टेररिस्ट अटैक हुए थे। बट आफ्टर 9/11 अटैक्स ऑन USA, the FATF in 2001, after 9/11 attacks on USA, the FATF in 2001 expanded its mandate to combat terrorist financing, expanded its mandate to combat terrorist financing। जब 1989 में इस बॉडी को बनाया गया था, ये खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को देखने की बात करता था। मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे घटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, उसकी रिसर्च वगैरह सब कौन करता था? FATF। फिर 2001 के अंदर 11 सितंबर को अटैक हो जाते हैं। कहां पे ये अटैक होते हैं? आपके USA के अंदर। उसको बोलते हैं 9/11 के अटैक। 9/11 के अटैक जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुए, तो उसके बाद USA ने FATF को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर भी काम करने के लिए बोला। सो 2001 से ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग दोनों पे काम कर रहा है। 1989 से 2001 के बीच में ये खास तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम कर रहा था। ठीक है, तो प्रेजेंटली तो दोनों ही फंक्शंस इसके रह जाते हैं। नेक्स्ट लिखो। In April 2012, the FATF also added countering of
काउंटर करना, किसी को रोकना। द FATF added countering of the finance for proliferation। proliferation का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। proliferation of weapons of mass destruction। proliferation of weapons of mass destruction। weapons of mass destruction, WMD। ठीक है। सो पहले ये काम कर रहा था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, फिर इसने काम स्टार्ट किया 2001 से टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर, और 2012 से ये काम कर रहा है कि किसी भी तरीके से पैसा ना लगे। किस चीज में पैसा ना लगे? किसी भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने के लिए पैसा ना लगे। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब जो एक ही समय, एक ही घड़ी में बहुत सारे लोगों को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल जब ये कोविड-19 आया था तो इसको बोल रहे थे कि ये चाइना का बायोलॉजिकल वेपन है। हालांकि ऐसा था नहीं, ऐसी अफवाह फैली आप बोल सकते हो। क्योंकि आजकल पता क्या है, आजकल ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, केमिकल वेपन से भी जो दुनिया है वो आगे निकल चुकी है। आप सामने वाली कंट्री को बर्बाद करना चाहते हो, वहां पे कोई बैक्टीरिया या वायरस जो है वो फैला दो, वहां की जनता अपने आप ही उस बीमारी से जूझ जूझ के मर जाएगी, उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी और सब तबाह हो जाएगा। दैट इज बायोलॉजिकल वेपन जो आजकल कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं। दोज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, आप बोल सकते हो, राइट। सो उनकी जो बढ़ोतरी है उसको रोकने की भी बात ये कर रहा है 2012 से। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट देखो, इधर ही बैठो शानू, इधर बैठो, इधर दिखेगा क्या तुम्हें? नेक्स्ट पॉइंट देखो, as of today, as of today, FATF represents 39 member countries. FATF represents 39 member countries, representing major financial centers of the world, representing major financial centers of the world, comma, out of total 39 members, out of total 39 members, there are two regional organizations, there are two regional organizations। पहला है यूरोपियन कमीशन, ब्रैकेट में लिख लेना 27 कंट्रीज का ग्रुप है ना यूरोपियन यूनियन जो है, तो टोटल उसको कमीशन भी बोल देते हैं। यूरोपियन यूनियन लिखना है वो भी लिख सकते हो। देन दूसरा है आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ब्रैकेट में लिख लेना 6 गल्फ कंट्रीज। इसके अंदर आपको 6 गल्फ की कंट्रीज देखने को मिलती हैं, राइट। सो टोटल 39 इसके मेंबर हैं FATF के। 39 में से एक आपका यूरोपियन कमीशन हो गया, एक आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया। सो ध्यान से देखो, मतलब सीधी बात ये है कि 37 तो मेंबर कंट्रीज हैं
और 38th नंबर पे यूरोपियन कमीशन, जिसके विद इन आपको 27 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। और 39 नंबर पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके विद इन आपको 6 कंट्रीज देखने को मिलेगी। सो अगर कोई कंट्रीज पूछ लेता है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, वो हमेशा मेंबर पूछते हैं, तो ये 27 कंट्रीज एज अ वन मेंबर यहाँ पे ज्वाइन की है, क्योंकि उनका ग्रुप बना हुआ है एक। और ये 6 कंट्री ने एज अ वन मेंबर ज्वाइन किया हुआ है। बट वैसे नंबर ऑफ कंट्रीज अगर तुम देखोगे, 37 ये होगी, 27 ये होगी और 6 ये होगी। बट कभी भी कोई नहीं पूछेगा आपसे कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है, वो सीधा पूछेंगे मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स कितने हैं? 39। उसमें 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ठीक है, अब इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, तो नीचे लिख लो। इंडिया इज member of FATF. India is member of FATF since 2010. Since 2010, 2010 से जो हमारा इंडिया है ये भी मेंबर बन चुका है। किसका? FATF का। क्योंकि देखो प्रीलिम्स के अंदर जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, मान लो FATF के ऊपर ना पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ईयर नहीं याद, लेकिन ये 2020 के बाद का किसी यूपीएससी के पेपर में या फिर 2020 के शायद यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है, क्योंकि ना उस टाइम पे ये बड़ा न्यूज में चल रहा था। एफएटीएफ क्या करता है? एफएटीएफ देखता है कि किस कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग कितनी हो रही है, किस कंट्री में टेररिस्ट फाइनेंसिंग कितनी हो रही है। अगर कहीं पे हालात बहुत बुरे होते हैं ना, तो उन कंट्रीज को ये हाईलाइट कर देता है। कैसे? अगर तो बद से बदतर हालात है तो उन कंट्रीज को ये ब्लैक लिस्ट कर देता है। और अगर आप बोल सकते हो कि बुरे हालात हैं, बद से बदतर नहीं है, बुरे हालात हैं, तो उनको ये ग्रे लिस्ट में रख देता है। और अगर आप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखोगे, वो 2018 से लेके 2022 तक आप बोल सकते हो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। और अगर आप हमारे पड़ोसी म्यांमार को देखोगे, वो प्रेजेंटली भी एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है। अब एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट करके या ग्रे लिस्ट करके करना क्या चाहता है? ये दुनिया को बताना चाहता है कि इन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इन कंट्रीज के अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, इन कंट्रीज के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए फाइनेंस किया जाता है। तो कोई भी अगर बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है, तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे और ये कंट्री की ग्रोथ होगी, तो वो पैसा इन मामलों में चला जा सकता है, आप बोल सकते हो। एज सिंपल एज दैट। सो जब भी एफएटीएफ किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखता है या फिर ब्लैक लिस्ट में रखता है, तो उसी टाइम क्या होता है? बाकी सारी कंट्रीज उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर देती है। तभी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात आपको देखने को मिलेंगे, आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2018 से 2022 तक लगातार ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। ठीक है, वो हम आगे लिखेंगे भी, डोंट वरी। नेक्स्ट लिखो। प्रेजेंटली इंडोनेशिया प्रेजेंटली इंडोनेशिया is the only observer country of FATF. Presently, Indonesia is the only observer country of FATF. So FATF की एक ही ऑब्जर्वर कंट्री है, दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट लिखो। एज ऑफ जुलाई 2024, एज ऑफ जुलाई 2024 ईरान, कॉमा नॉर्थ कोरिया, ईरान, कॉमा नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार are listed on blacklist of FATF, are listed on blacklist of FATF. सो अगर हम 2024 की बात करें, तो FATF की ब्लैक लिस्ट के ऊपर आपको ये 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो।
our neighbor Pakistan, our neighbor Pakistan was on FATF grey list, was on FATF grey list between 2018 से 2022, between 2018 to 2022, 2018 to 2022। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आप याद रखोगे FATF के बारे में। एक लास्ट पॉइंट आप और लिख सकते हो, the highest decision making body of FATF, the highest decision making body of FATF is known as FATF plenary, is known as FATF plenary। इस बॉडी का नाम है जो डिसीजन लेती है सारे के सारे, FATF plenary, कॉमा, it meets 3 times per year, it meets 3 times per year at headquarters of FATF, at headquarters of FATF in Paris, in Paris, France, in Paris, France। ब्रैकेट में लिख लेना, विद इन, ब्रैकेट में लिखना, विद इन द सेक्रेटेरिएट, विद इन द सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट मतलब सकत्तर, विद इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ OECD, within the secretariat of OECD, that is Organization for Economic Cooperation and Development। ये एक अलग बॉडी है, Organization for Economic Cooperation and Development, Organization for Economic Cooperation and Development। इसको याद रखना। FATF के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको कहां पे मिलेंगे, पेरिस के अंदर, लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बिल्डिंग अलग से नहीं बनी हुई है, वहां पे ऑलरेडी आपके जो OECD है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। उसके विदिन ही आपको ये FATF का जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर का दफ्तर है, वो देखने को मिलेगा, अलग से नहीं बना हुआ है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, क्योंकि OECD जो है वो भी डेवलप्ड कंट्रीज का ही एक ग्रुप है, आप बोल सकते हो, और उसी के सेक्रेटेरिएट के अंदर आपको FATF के हेडक्वार्टर भी देखने को मिल जाएंगे। उसका सेक्रेटेरिएट मतलब OECD का हेडक्वार्टर, एज सिंपल एज दैट। अब चलते इस रिपोर्ट के ऊपर, ये रिपोर्ट क्या बोल रही है, तो नीचे लिख लो की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। उसमें लिखो इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड, इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड into इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, द रेगुलर फॉलो अप, into the regular follow up country, regular follow up country joining, कॉमा लगा के लिख लेना, joining रशिया, फ्रांस, इटली and UK, joining Russia, France, Italy and UK, comma, those are also designated in the same category, those are also designated in the same category,
सेम कैटेगरी। ठीक है, सो इंडिया का जो स्टेटस है FATF में वो बढ़ा के किस में कर दिया गया है, रेगुलर फॉलो अप कंट्रीज में कर दिया। मतलब क्या है, जो FATF के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हैं, मतलब FATF के साथ बहुत अच्छे लेवल पे कोऑर्डिनेट करते हैं, उन कंट्रीज को बोलते हैं रेगुलर फॉलो अप कंट्रीज आप बोल सकते हो। ठीक है, उनकी अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। पहले जो कंट्रीज मैंने आपको लिखवाई हैं कौन कौन सी, रशिया, फ्रांस, इटली एंड UK, ये सारी कंट्रीज इस कैटेगरी में थी। अब इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो पहले 4 कंट्रीज थी, अब कितनी हो गई हैं, 5 हो गई आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अलावा और कौन मेंबर है। सो रशिया, फ्रांस, इटली एंड UK। नेक्स्ट लिखो, अंडर द रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी, अंडर द रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी India is required to submit, India is required to submit a progress report, required to submit a progress report, required to submit a progress report on recommended actions, on recommended actions by अक्टूबर 2027, बाय अक्टूबर 2027। ठीक है, देखो इंडिया की जो इकॉनमी है लगातार बढ़ती जा रही है, सो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस भी होंगे ही होंगे आप बोल सकते हो। सो FATF के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी कि आप अपनी इकॉनमी में अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको कैसे रोक सकते हो, आप क्या एफर्ट कर सकते हो। और इंडिया फॉलो अप कंट्रीज में आती है, मतलब क्या है, इंडिया उन सब इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो कर रहा है। अब इंडिया को बाय 2027, अक्टूबर 2027 एक रिपोर्ट FATF को सबमिट करनी है, जिसको बोलेंगे हम द प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंडिया बताएगा कि भाई हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में क्या क्या सुधार हुए हैं आफ्टर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय FATF आप बोल सकते हो। ठीक है, सो ऐसा ना क्वेश्चन बन जाता है कि वहां पे लिख दिया जाए 2029 तक आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, नहीं 2027 तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, इसको याद रखना। नेक्स्ट लिखो, FATF categorizes, FATF categorizes member countries into, member countries into following 4 groups, member countries into following 4 groups। FATF क्या करता है, अपने मेंबर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं इसके टोटल, आपके टोटल मेंबर है 39। अब 39 में आपको पता है कि वो 27 आपने अलग से जोड़ना है और 6 अलग से जोड़ना है, बाकी 37 आपके पास बच जाएंगे कंट्रीज को। सो इट इज 37 प्लस 27 प्लस 6। अब इन सारी कंट्रीज को ये कितनी कैटेगरीज में रखता है, 4 कैटेगरीज के अंदर। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो लिख लो। नंबर 1 रेगुलर फॉलो अप, जिसमें अभी इंडिया को ऐड किया गया है। नंबर 1 इज रेगुलर फॉलो अप, रेगुलर फॉलो अप। नंबर 2 इज एनहांस्ड फॉलो अप, एनहांस्ड फॉलो अप। नंबर 3 इज ग्रे लिस्ट, नंबर 3 इज ग्रे लिस्ट एंड नंबर 4 इज ब्लैक लिस्ट, नंबर 4 इज ब्लैक लिस्ट। सो अगर किसी कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के चांसेस बढ़ते हैं या फिर होने के चांसेस होते हैं, तो सबसे पहले उसको कौन सी कैटेगरी में ऐड किया जाता है, रेगुलर फॉलो अप में किया जाता है। अगर चांसेस थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उस कंट्री को एनहांस्ड फॉलो अप में ऐड कर देंगे।
अगर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे तो उसको ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, अगर बद से बदतर हालात हो चुके हैं उसको ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर आप ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में चले जाते हो तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे, आप बाहर निकल सकते हो एफएटीएफ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। जैसे पाकिस्तान को देख लो, 2018 से लेके 2022 तक ये रहा ग्रे लिस्ट में, लेकिन 22 में ये फ्री हो गया इन सारी लिस्ट वगैरह से, आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसने फॉलो किया जो एफएटीएफ ने इंस्ट्रक्शंस दी थी। तो वैसे ही अगर इंडिया भी प्रॉपरली फॉलो करता है तो आप इस खतरे को टाल सकते हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सर इसमें कुछ ब्लैक लिस्टेड कंपनी कंट्रीज भी हैं ब्लैक अभी, लिस्टेड, कंट्रीज भी हैं प्रेजेंटली? हाँ मैंने लिखवाई तो, लिखी नहीं आपने? नहीं सर, मैंने नहीं लिखी। क्या सो रहा है मनजोत? 2 मिनट पहले मैंने लिखवाई। कौन कौन सी? अच्छा वो ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। मैं, हाँ जी लिखी है सर। हाँ, तो ये सोना तो चाहे जो पी के बैठ भाई, क्या कर रहा है? सो ईरान, म्यांमार एंड नॉर्थ कोरिया, ये तीनों प्रेजेंटली क्या है, आपकी ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, 12-15 कंट्रीज हैं, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाई है, लेकिन उसमें पाकिस्तान को याद रखना, हमारी नेबरिंग जो पाकिस्तान है वो मेजर इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। बाकी इंडिया किस में है? रेगुलर फॉलो अप में, और ये रिसेंटली ही इंडिया ऐड हुआ है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। रेगुलर फॉलो अप इज द टॉप कैटेगरी, रेगुलर फॉलो अप is the top category amongst the 4 categories of FATF, amongst the 4 categories of FATF. Only 5 countries of G20, only 5 countries of G20 are added to this list, या have been added to this list, comma, India has achieved strong results, India has achieved strong results and a high level of technical compliance, and a high level of technical compliance, 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 yet it must address, yet it must address delays related to, must address delays related to prosecution for, delays related to prosecution for money laundering and terrorist financing, money laundering and terrorist financing। ठीक है, हालांकि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया ने प्रॉपरली फॉलो किया है एफएटीएफ के इंस्ट्रक्शंस को, टेक्निकली भी आपने फॉलो किया है, आप बोल सकते हो। ऐसा कुछ भी इंडिया की गवर्नमेंट नहीं कर रही है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग बढ़ पाए। इनफैक्ट इंडिया की सरकार इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एफर्ट्स करती है, लेकिन हमें भी पता है इतनी बड़ी इकॉनमी है और प्रोग्रेसिव इकॉनमी है, तो कोई ना कोई लूप होल तो निकल ही आता है। सो अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दो तो आपको एफएटीएफ के इंस्ट्रक्शंस के साथ और अच्छे तरीके से फॉलो अप करना होगा। अगर इन 4 में आप देखोगे तो सबसे बेहतर कौन होगा? जो आपको रेगुलर फॉलो अप में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप एनहांस्ड फॉलो अप में जाते हो इट मींस आपको ज्यादा गौर करने की जरूरत है, आपके यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अगर ग्रे लिस्ट में जाते हो तो और ज्यादा है, ब्लैक लिस्ट में जाते हो तो बुरे हालात है। तो इस सब में टॉप की जो कैटेगरी है वो कौन सी है? रेगुलर फॉलोअप। मतलब इंडिया भी अच्छी जगह पे है, इंडिया के हालात बहुत बुरे नहीं है, लेकिन हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो।
हो जाएंगे अगर आप ध्यान नहीं दोगे। और G20 आपको भी पता है, G20 इज ग्रुप ऑफ 20। इनफैक्ट अभी G20 ग्रुप ऑफ 21 भी हो चुका है। ग्रुप ऑफ 21, इसको अभी G21 तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इसमें एक मेंबर और जुड़ गया है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। इस बार अगर आपको पता हो तो G20 की जो मीटिंग्स थी 2023 की, वो कहाँ पे हुई है? इंडिया में हुई है। अभी भी चंडीगढ़ में निकल के देखना, ये जो नए बस स्टॉप्स बने हुए थे वहां पे G20 वाले बैनर अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में भी एक मीटिंग हुई थी G20 की, 2023 की मीटिंग। इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान, इंडिया की प्रधानगी के दौरान आप बोल सकते हो G20 में एक नया मेंबर ऐड किया गया, जिसको बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, जिसके अंदर मोर देन 50 कंट्रीज मेंबर है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे जिस दिन हमारे करंट अफेयर में G20 आ गया, उसको भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो। नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये कुछ अपॉइंटमेंट की वजह से न्यूज में चल रहा था। इसके बारे में कुछ बेसिक सा देख लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है क्या चीज, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो लिखो इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, द डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, the deputy national security advisor, deputy national security advisor Rajinder Khanna, Rajinder Khanna has been appointed as has been appointed as additional national security advisor, has been appointed as additional national security advisor। ये वो न्यूज थी जो चल रही थी, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं ना, वहां पे पूछ लेते हैं। अगर आप कोई पंजाब का एग्जाम टारगेट कर रहे हो या उत्तराखंड का कोई टारगेट कर रहे हो, लोकल एग्जाम बी ग्रेड का, या है ना समथिंग लाइक दैट, वहां पे पूछ लेते हैं ऐसी चीज। लेकिन यूपीएससी या पीसीएस के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकता है? वो आ सकता है अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये है क्या, तो नीचे लिख लो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में कुछ बेसिक्स लिख लेते हैं कि कब बना, क्या काम है इसका, हेड कौन होता है, अपॉइंटमेंट्स कौन करता है, तो ये बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। सो लिखो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998, एस्टेब्लिश्ड इन 1998। बताओ जरा इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज प्राइम मिनिस्टर जब हमारे यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। नाम क्या है उनका? प्राइम सर मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ जी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। It was established in 1998 by the government of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. Established in 1998 by the government of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, following the nuclear test by India. Following the nuclear test by India. इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, अगर तुम्हें याद हो। कब? 1998 के अंदर, जिसको बोलते हैं पोखरण सेकंड, या फिर इसका नाम था मिशन शक्ति।
इसका नाम क्या था? मिशन शक्ति। ब्रैकेट में लिख लेना ये बात। फॉलोइंग द न्यूक्लियर टेस्ट, ब्रैकेट में लिख लो, पोखरण 2 और मिशन शक्ति। ब्रैकेट क्लोज करके लिखना। पाकिस्तान ऑल्सो कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन द सेम ईयर। पाकिस्तान ऑल्सो कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन द सेम ईयर। तो पाकिस्तान ने भी उसी साल के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, आप बोल सकते हो, जिस साल इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसमें। इट इज अ अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब टॉप मोस्ट, इट इज अ अपेक्स बॉडी, APEX, इट इज अ अपेक्स बॉडी फॉर नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अपेक्स बॉडी, बेसिक इसका फंक्शन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, देश की सिक्योरिटी की मैनेजमेंट करना, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इट इज ऑपरेटेड अंडर, इट इज ऑपरेटेड अंडर 3 टायर स्ट्रक्चर, इट इज ऑपरेटेड अंडर 3 टायर स्ट्रक्चर। 3 लेवल पे ये बॉडी जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। 3 टायर स्ट्रक्चर है। अब ये 3 टायर स्ट्रक्चर में कौन कौन आ जाता है, तो वो लिख लो फिर। नंबर 1 स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नंबर 1 इज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। नंबर 2 है आपके पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। और तीसरा इसके अंदर आपको जो बॉडी देखने को मिलेगा, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट मतलब सकत्तर, मतलब हेडक्वार्टर्स आप बोल सकते हो। ठीक है, सो विद इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये 3 बॉडीज हैं, इन तीनों को मिला के एक तरीके से आप बोल सकते हो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनता है। तीनों एक साथ क्या बोला जाएगा? तीनों के एक साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एज सिंपल एज दैट। सो इसमें तो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है जो पॉलिसीज बनाता है देश की सिक्योरिटी के लिए, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड है जो सलाह वगैरह देता है, आप बोल सकते हो डिस्कशंस करता है, और एक इसका हेडक्वार्टर हो गया, मतलब दफ्तर हो गया, आप बोल सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट लिखो। द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप is chaired by, is chaired by, this is important, cabinet secretary, cabinet secretary। अब देखो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है? एक IAS ऑफिसर। हाईएस्ट टू हाईएस्ट पोस्ट अगर आपको IAS में मिल सकती है तो वो कौन सी हो सकती है? कैबिनेट के सेक्रेटरी की पोस्ट। पूरे के पूरे देश की जो कैबिनेट है वो बहुत ही पावरफुल बॉडी है, आप बोल सकते हो, इसमें सारे कैबिनेट के मिनिस्टर आपको देखने को मिलते हैं, उन सबका सेक्रेटरी आप बोल सकते हो। ठीक है, सो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर्ड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कॉमा लगा के लिख लो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी
मेकिंग, कॉमा दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड, दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड chiefs of armed forces, chiefs of armed forces, आर्म्ड फोर्सेस आपकी क्या है, नेवी हो गया, है ना, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब क्या है आपकी आर्म्ड फोर्सेस है। हर एक के अपने अपने चीफ होते हैं, वो तीनों चीफ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हेड कौन करेगा इसको, इसको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी। और इसका काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग करना, मतलब नीतियां बनाना कि कैसे सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हो। इट ऑल्सो इंक्लूड्स चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कॉमा रॉ, रॉ, रॉ को इस तरीके से लिखते हैं क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सो इट इज रिटन इज लाइक दैट, आर फिर एंड वाला जो साइन हम लगाते हैं वो लगा के AW, तो इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। जो रॉ है ये हमारी इंटेलिजेंस बॉडी है, आप बोल सकते हो, ठीक है, जैसे यूएसए की है सेंट्रल इंटेलिजेंस अथॉरिटी, दैट इज CIA, हाईएस्ट इंटेलिजेंस बॉडी, जो मतलब सीक्रेट ऑपरेशंस वगैरह सारे करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेजेंस रहती है, दैट इज इंडिया की रॉ। उसके जो चीफ होंगे वो भी इसके मेंबर, क्योंकि सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, रॉ का तो यही काम है, रिसर्च एंड एनालिसिस करना, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड includes senior retired officials, senior retired officials, officials and experts, and experts, comma it provides recommendations, it provides recommendations for the better policy, for the better policy on internal and external security, for the better policy on internal and external security। सो जो दूसरा है आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इसमें कोई भी हो सकता है, रिटायर्ड आपके जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो बहुत एक्सपर्ट रह चुके हैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम, ऐसा नहीं है कि IAS ऑफिसर या समथिंग लाइक दैट, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी हो सकता है जिसने इस फील्ड के अंदर बहुत रिसर्च की हो, सिक्योरिटी वाली फील्ड में आप बोल सकते हो, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। सो कोई भी, एनीबडी जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इसका पार्ट हो सकता है, जिसका काम क्या होगा, एक तरीके से स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को सलाह देना। देन उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो तीसरा है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट is overseen by, is overseen by prime minister, is overseen by prime minister, comma operated by its secretary, operated by its secretary, ठीक है। It is the apex body, it is the apex body for all matters concerning internal and external security. It is the apex body for all matters concerning internal and external security. देखो जैसे आपने कतर के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे पंजाब है तो पंजाब का सेक्रेटेरिएट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, चंडीगढ़ के अंदर,
तो मतलब जो भी सरकार के हाईएस्ट लेवल के काम होते हैं वो कौन देखता है? सेक्रेटेरिएट, क्योंकि वो हेडक्वार्टर है एक तरीके से। सो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर क्या हुआ? दिस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। सो दिस इज द अपेक्स बॉडी। इन तीनों में टॉप मोस्ट कौन सी है? दिस बॉडी। और इसको कौन देखता है? इसको वैसे तो देखो सेक्रेटरी होगा जो इसके काम झाम को देखेगा, वैसे प्राइम मिनिस्टर का सीधा कनेक्शन होता है इस बॉडी के साथ। प्राइम मिनिस्टर निगरानी रखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो आपका हो गया जिसमें ये सब आता है, इन सब के ऊपर बॉस कौन बैठा हुआ है? द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, is headed by Prime Minister of India, कॉमा अजीत दोवल। सुना होगा इसका नाम आपने, अगर न्यूज वगैरह पढ़ते हो तो आपने जरूर सुना होगा, नहीं पढ़ते हो तो फिर बात अलग है। अजीत दोवल इज द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक तो अभी एडिशनल रखा है ना आपने, एडिशनल मतलब सिक्योरिटी एडवाइजर के नीचे होगा। जैसे डेप्यूटी कमिश्नर होता है, डीसी बोलते हैं, एक होता है एडीसी, दैट इज एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है प्रेजेंटली? आपका अजीत दोवल, या दोवाल भी कई बार इसको बोलते हैं, वैसे दोवल है, अजीत दोवल। और इसका एडिशनल सेक्रेटरी किसको बना दिया? आपके राजेंद्र खन्ना को, अभी रिसेंटली बनाया। पहले वो डिप्टी था, अब उसको एडिशनल बना दिया, मतलब उसका एक तरीके से प्रमोशन हो गया, आप बोल सकते हो। ठीक है। Ajit Doval is the current national security advisor, comma, serving for the third time, तीसरी बार इनको बनाया गया है, serving for the third time, comma, he is the longest serving national security advisor, he is the longest serving national security advisor इन इंडियाज हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय के लिए किसी ने इस पोस्ट को अगर संभाला है तो वो कौन है? अजीत दोवल है। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन इंडियाज हिस्ट्री विद टेन्योर मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल से ज्यादा इस बंदे को हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए, मतलब जब से मोदी सरकार आई है तब से इसको बिठा रखा है। विद टेन्योर ओवर 10 ईयर्स, कॉमा लगा के एक और पॉइंट लिख लो इसमें, ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा was the first national security advisor of India, was the first national security advisor of India। हमारे देश का पहला, जब हमारा देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था? ब्रजेश मिश्रा। याद रखना, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है। ब्रजेश मिश्रा। ब्रैकेट में लिख लेना। 1998 से लेके 2004। कब बना है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? 1998 में। सो 1998 में 1998 से लेके आप बोल सकते हो 2004 तक हमारे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे? ब्रजेश मिश्रा। इसको याद रखना। 1998 में बना ना, वो मैंने गलत बोल दिया कि जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के तो बहुत टाइम बाद बनाया, बोल सकते हो 1998 के अंदर। नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट और लिख लो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। The appointments committee of the cabinet in India, the appointments committee of the cabinet in India appoint top government positions. The appointments committee of the cabinet in India appoints top government positions, comma, it is chaired by, इसका हेड कौन होता है? इट इज चेयरमैन कौन होता है? इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। कॉमा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय दिस कमिटी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय दिस कमिटी। तो एनएसए को भी कौन अपॉइंट करता है? द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, इसको बोल देते एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो इस कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स होंगे। इंपॉर्टेंट है कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और साथ में दूसरा बंदा कौन होता है? होम अफेयर मिनिस्टर। तो मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो बंदे हैं जो मिलकर डिसाइड करेंगे कि देश की जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट है, फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बंदा कौन होगा। तो वो प्रेजेंटली कौन है? अजीत डोभाल या दोवल, जो पिछले 10 साल से ज्यादा हो गया है इस बंदे को, आप बोल सकते हो, इस पोस्ट को संभालते हुए। और आज तक की इंडियन हिस्ट्री में 1998 में तो ये बना ही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, तब से लेके आज तक की इंडियन हिस्ट्री में ये लॉन्गेस्ट सर्विंग बंदा बन गया। तो इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी बार बार अपॉइंटमेंट को लेकर ना बड़े सवाल जेडे है, आप बोल सकते हो, वो उठाए जाते हैं। सो दैट इज वाई मैं आपको बोल रहा था कि आपको पता होना चाहिए अपॉइंट कौन करता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इस चीज को हमेशा याद रखना। ये तीन इसके अंदर बॉडीज आती हैं, कौन कौन सी, इनके नाम याद रखना, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। और किसका क्या काम है इसको भी याद रखना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन इसको हेड करता है। अगर यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप को आपका प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हेड करता है, चेयर करता है, तो गलत हो जाएगा ना। कौन करता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं एक्चुअली प्रीलिम्स के अंदर। तो वहां पे फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जिसने नाम पढ़ा हुआ बोल सकते हो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट करंट अफेयर। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडिंग जो केसेस होते हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एंड पेंडेंसी ऑफ केसेस। पेंडेंसी ऑफ केसेस। सो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, इसके केसेस बड़े पेंडिंग जा रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम। सो इसके बारे में लिखते हैं। सो लिखना इसमें, न्यूज में ये क्यों चल रहा था। रिसेंटली द सीसीपीए, दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं? सीसीपीए। रिसेंटली द सीसीपीए imposed fine of imposed fine of rupees 3 lakh on an advertisement by ईडी टेक प्लेटफॉर्म। ऐसे है, ईडी टेक प्लेटफॉर्म, ईडी टेक प्लेटफॉर्म that was found to be false and misleading under Consumer Protection Act, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो रिसेंटली क्या हुआ था, न्यूज में क्यों चल रहा था, एक आपका ना एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ईडी टेक। इनके द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की गई जो कि गलत थी और मिसलीडिंग थी। और आप किसी को मिसलीड नहीं कर सकते। अगर आप कंज्यूमर को मिसलीड कर रहे हो मतलब आप धोखाधड़ी कर रहे हो एक तरीके से।
और अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी मिसलीडिंग होगी तो वहां पे कंज्यूमर के अधिकारों की प्रोटेक्शन करना किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। उन्होंने क्या किया, इस एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए का फाइन लगा दिया। तो ये इससे एक और मामला सामने आ गया कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इनके कई पुराने केसेस अभी ऑन गोइंग है, आप बोल सकते हो। पेंडेंसी केसेस की बहुत ज्यादा होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लिखो सबसे पहले इस बॉडी के बारे में, ये है क्या। सो सीसीपीए इज द रेगुलेटरी बॉडी, जो सीसीपीए दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। CCPA is the regulatory body established under Consumer Protection Act of 2009, Consumer Protection Act of 2019, 9 नहीं है 19 है, Consumer Protection Act of 2019, comma, it regulates matters related to consumer rights violation, ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन करता है, उस मसले के ऊपर बात करना, कंज्यूमर राइट्स वायलेशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब क्या है? जो गलत तरीके से, जो चीज अलाउड नहीं है आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, जैसे फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को मिसलीड नहीं कर सकते। जैसे तुम लोगों ने वो देखा है कभी, ये आ रहा होता है टीवी वगैरह में कि अगर किसी की हाइट कम है तो ये खा लो जी, इतने दिन में इतने इंच बढ़ जाएगी। वो सब फेक होता है, अगर आपको पता हो तो। सब बकवास होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, आप बोल सकते हो। वेट लॉस का भी होता है, चलो कुछ कुछ दवाइयां वेट लॉस वगैरह करना तो पॉसिबल, लेकिन जैसे कई बोल देते हैं कि 30 साल के हो तो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसे कैसे बढ़ जाएगी? समझ रहे हो? तो वो हाइट जो बढ़ती है वो, अगर देखो, अगर कोई कॉम्प्लेन की बात करते, कॉम्प्लेंट वगैरह, क्या कॉम्प्लेन ही होता है ना, हाँ कॉम्प्लेन वगैरह या बॉर्नवीटा वगैरह, कई वहां पे चलो क्लेम करते हैं, वो तो बात अलग है, क्योंकि वो तो पॉसिबल होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, बोल सकते हो। अगर ऐसा कोई दावा करता है तो वो क्या है? वो कस्टमर को मिसलीड कर रहा है, आप बोल सकते हो। आप कुछ ऐसा क्लेम कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, आप बोल सकते हो। वो भी क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। सो अगर कोई बंदा कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन करता है या फिर कोई अनफेयर तरीके से ट्रेड करता है, तो उस बंदे के ऊपर एक्शन लेना किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, जिसको हमारी केंद्र सरकार ने बनाया कौन से एक्ट के तहत? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के तहत। तो कब बना? 2019 में। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, The act empowers CCPA. The act empowers CCPA to prevent false and misleading advertisement. Prevent false and misleading advertisement and ensure consumers are enjoying their rights सो हर एक बंदा अपने अधिकारों को प्रॉपरली एंजॉय कर सके, कंज्यूमर जो है वो अपने अधिकारों को एंजॉय कर सके, इस बात को इंश्योर करना। और साथ ही साथ अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसको रोकना, ये इसका काम है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो, दिस बॉडी
operates under Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. ये मिनिस्ट्री का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर ये जो बॉडी है ये वर्क करती है, इसको दिमाग में याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सीसीपीए। सब हेडिंग से बना लो, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सीसीपीए। तो उसमें लिखो, सिंस द वर्किंग has been started, since the working has been started, ब्रैकेट में लिख लेना, जुलाई 2020, 2020 में जाके इसने अपना काम झाम करना स्टार्ट किया था। since the working has been started, ब्रैकेट में जुलाई 2020, CCPA received 4,15,104 केसेस। CCPA received 4,15,104 केसेस। 4,15,104 केसेस, कॉमा, and 4,40,000 4,40,971 4,40,971 केसेस have been disposed of, however as of December 2022, 5,55,000 केसेस, 5,55,000 केसेस have been pending कॉमा, इन 2023 नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन received 5,276 केसेस, received 5,276, 5276 cases, and resolved 6,422, 6,422 केसेस
which helped in reducing the backlog, which helped in reducing the backlog. तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2019 के अंदर आया है। इसके अंदर एक बॉडी बनाई गई सीसीपीए। सीसीपीए ने जो नए नए केसेस आप बोल सकते हो रजिस्टर किए हैं, वो तो है 4,15,000। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे पहले कंज्यूमर के केसेस नहीं चल रहे होंगे। उससे पहले भी कंज्यूमर के केसेस चल रहे थे, जिसमें से क्या है, इस बॉडी ने आने के बाद पुराने वाले केसेस, ये तो नए वाले केसेस जो इनके पास रजिस्टर हुए, इनके पास आफ्टर 2020 वो है। ये जो पहले से भी चल रहे थे केसेस, इतने केसेस को 4,40,971 केसेस को इन्होंने सॉल्व कर दिया। और अभी भी जो पुराने केसेस हैं उसमें 5,55,000 केसेस आप बोल सकते हो पेंडिंग चल रहे हैं। बट लगातार ये बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे मैंने आपको रिड्रेसल कमीशन के बारे में लिखवाया, तो वो इसी बॉडी के विद इन आता है, आप बोल सकते हो। तो अच्छा काम कर रहे हैं, बट स्टिल पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है। बाकी इन पॉइंट्स को याद रखना, दिस इज मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो करंट अफेयर। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग, SLAG, स्लैग रोड्स। स्टील स्लैग रोड्स क्या है, उसके ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। और ऐसी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड्स। सो लिखो इसमें, रिसेंटली in July 2024, the first international conference, recently in July 2024, the first international conference on steel slag road, पहली international conference थी, first international conference on steel slag road was organized by CSIR। CSIR आपने सुना होगा, अरे जो टेक्निकल तो नहीं, जो साइंटिफिक स्टडीज करते हैं वो तो CSIR का नेट भी तो देते हो। CSIR क्या है? इट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ब्रैकेट क्लोज, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ब्रैकेट क्लोज, इन न्यू दिल्ली। इसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है आप बोल सकते हो, वो CSIR ने अरेंज की। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। सो अगर कोई पूछ ले तो याद रखना कहां पे हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। कॉमा, नीति आयोग रिलीज्ड, नीति आयोग भी एक बॉडी है हमारे पास जो इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग करती है। नीति आयोग रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजेशन, नीति आयोग रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन, ऑफ स्टील स्लैग इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं स्टील स्लैग का इस्तेमाल करने के लिए जब भी आप रोड वगैरह बनाते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टील स्लैग, है क्या ये बला? तो लिखो इसके बारे में फिर नीचे, स्टील स्लैग। तो लिखना है इसमें
steel slag is a solid waste generated. Steel slag is a solid waste generated in the process of steel making. In the process of steel making, comma, it is mainly composed of oxides of calcium, mainly composed of oxides of calcium, comma, iron, comma, silicon, comma, magnesium, and other elements, comma. This material is environment friendly. This material is environment friendly because the utilization of steel slag can save the natural resources and energy. Can save the natural resources and energy. Natural resource and energy, comma, it can also be used for the construction of roads, also be used for the construction of roads, ब्रैकेट में लिख लेना, मोर ड्यूरेबल रोड्स. ड्यूरेबल मतलब जो लंबा समय चलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना ये बात, मोर ड्यूरेबल, DURABLE, ड्यूरेबल रोड्स. ठीक है. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप स्टील बनाते हो ना, तो जब कोई भी देखो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट निकलता है. जब स्टील बनाई जाती है, जो वेस्ट निकलता है उसको क्या बोलते हैं? स्टील स्लैग. अब इस वेस्ट के अंदर आप स्टील बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे, आयरन हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, उन सबके ऑक्साइड्स आपको देखने को मिल जाते हैं. ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसकी लागत को कम कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप रोड वगैरह बनाओगे तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पत्थर. अब पत्थर क्या? आपका नेचुरल रिसोर्स. उसकी जगह पे इसको इस्तेमाल कर लो तो वो पत्थर आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. वैसे जो बजरी डालते हैं वो बजरी कहाँ से बनती है? पत्थर को क्रश करके ही बनती है ना. एज सिंपल एज दैट. वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी. आप स्टील स्लैग का इस्तेमाल कर लो उसकी जगह पे. ऊपर से अच्छी बात यह है कि इससे ज्यादा बेहतर रोड्स बनते हैं, ज्यादा लंबे समय के लिए चलते हैं. दैट इज अ गुड थिंग आप बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एवरी ईयर इन इंडिया, every year in India, approximately 1.8 billion tons, approximately 1.8 billion tons of natural aggregates are needed for construction, of roads, needed for construction of roads. This demand can be partially met. This demand can be partially met by using steel slag
by using steel slag. So it is eco-friendly, cost effective and durable. So it is eco-friendly, cost effective and durable. देखो हर साल हमारे यहाँ पे कितना आपको बजरी पत्थर चाहिए रोड बनाने के लिए, तो 1.8 बिलियन टन एग्रीगेट, मतलब बजरी पत्थर जो होता है रोड बनाने के लिए, इसकी डिमांड लगती है इंडिया में हर साल। इसमें से आधी डिमांड आप पूरी कर सकते हो एक वेस्ट के रोड बना के, क्योंकि वैसे तो स्टील स्लैग क्या है, वेस्ट है। वैसे वो वेस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिकम्पोज करना पड़ेगा, है ना कहीं सेटलमेंट करनी पड़ेगी। उसी वेस्ट के तुम रोड बना दो, एक तो तुम्हें ये आधी डिमांड तुम्हारी पूरी हो जाएगी, तुम्हें पत्थर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बोल सकते हो, और एक आपके वेस्ट का भी निपटारा हो जाएगा। तो जैसे वेस्ट टू एनर्जी वैसे वेस्ट टू रोड, और रोड भी ज्यादा अच्छा बनता है स्टील स्लैग का। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंडियाज फर्स्ट स्टील स्लैग रोड, हमारे देश का जो पहला स्टील स्लैग का बना हुआ रोड है, इंडियाज फर्स्ट स्टील स्लैग रोड was built in was built in सूरत, built in सूरत in मई 2022, in मई 2022, comma, it connect NH6, that is National Highway 6 to हजीरा पोर्ट। ये जो पहला आपका स्टील स्लैग रोड है ना, ये याद रखना, फर्स्ट स्टील स्लैग रोड जो है इंडिया का पहला जो है वो कहां पे बनाया गया है, सूरत के अंदर। कब, मई 2022 के अंदर बनाया गया था। ये क्या कर रहा है, ये NH6 जो हाईवे है उसको कनेक्ट कर रहा है हजीरा पोर्ट के साथ। हजीरा पोर्ट आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है, हजीरा पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टील स्लैग रोड, इसको दिमाग में याद रखना, सूरत वाला पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर पे आओ। नेक्स्ट लिखो, द डिबेट अराउंड एजुकेशन, द डिबेट अराउंड एजुकेशन एज अ subject of state list, the debate around education as a subject of state list, subject of state list। तो यहां पे एक डिबेट चल रही है कि एजुकेशन के ऊपर पॉलिसीज कौन बनाए। सो लिखो इसमें फिर, रिसेंटली ड्यू टू द controversies, recently due to the controversies in the exams like NEET UG, NEET UG अंडर ग्रेजुएट के लिए जो होता है MBBS के एडमिशन के लिए, NEET UG एंड UGC नेट एंड UGC नेट, ये तो सुना होगा आपने, मास्टर्स के बाद दिया जाता है जो, एंड UGC नेट, ये दोनों पेपर कैंसिल हो गए थे ना, लीक हो गए थे आप बोल सकते हो, एंड UGC नेट have restarted the debate, have restarted
द डिबेट whether education should be, whether WHETHER, whether education should be transferred back to the state list, education should be transferred back to the state list. ठीक है। सो अगर आप प्रेजेंटली देखोगे ना, नीचे इस तरीके से बना लेना जो मैं यहां पे बनाऊंगा। हमारा जो शेड्यूल नंबर 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर ना 12 शेड्यूल दिए गए हैं। उसमें जो शेड्यूल नंबर 7 है उसके अंदर लिखी गई हैं आपकी फेडरल लिस्ट्स। क्या लिखी गई है? फेडरल लिस्ट्स। फेडरल शब्द का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। केंद्र सरकार के पास कुछ पावर होंगी, स्टेट सरकार के कुछ पावर होंगी। ऐसा नहीं कि केंद्र इज द बॉस और स्टेट उसका गुलाम है, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेट सरकार की अपनी पावर, सेंट्रल सरकार की अपनी पावर। तो यहाँ पे फेडरल लिस्ट दी गई है, 3 फेडरल लिस्ट है आपके पास। 3 लिस्ट आपको बताई गई है। एक तो है आपकी यूनियन लिस्ट, क्या है? यूनियन लिस्ट। एक है आपकी स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कॉन्करंट लिस्ट, कॉन्करंट लिस्ट। बस सिंपल इतना समझो, बाकी पॉलिटी में तुम लोग पढ़ोगे। सिंपल इतना समझो कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट लिखे गए हैं उसके ऊपर ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। जो भी सब्जेक्ट आपने यूनियन लिस्ट में लिख दिया उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। अब वो सब्जेक्ट्स कौन से? एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे डिफेंस हो गया, डिफेंस के ऊपर लॉ कौन बनाता है? सिर्फ केंद्र सरकार। एक्सटर्नल अफेयर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे देश के बाहर के मुद्दे हैं, इसके ऊपर लॉ कौन बनाता है? सिर्फ केंद्र सरकार। क्या स्टेट सरकार डिफेंस का लॉ बना सकती है? क्या आर्मी स्टेट सरकार की होती है? आंसर इज नो। फिर और सिंपल आ जाओ, रेलवे। कभी पंजाब रेलवे सुना है? हरियाणा रेलवे सुना है? इट इज ऑलवेज इंडियन रेलवे। फिर कभी पंजाब एयरवेज सुने? इट इज ऑलवेज इंडियन एयरवेज। ये सारे जो आपके सब्जेक्ट है ये किस में आते हैं? ये एक लिस्ट में दिए गए हैं, और इस लिस्ट में अराउंड आपके पास 100 सब्जेक्ट है। आपके पास 100 सब्जेक्ट है। इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार। ऐसी ही आपके पास एक दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास टोटल 62 सब्जेक्ट्स है। उसके ऊपर ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। इसमें जो सब्जेक्ट लिख दिया उसके ऊपर सिर्फ स्टेट सरकार ही लॉ बनाएगी। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट है? ध्यान से देखो, आपके पास एक सब्जेक्ट है पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, है ना। एक आपके पास सब्जेक्ट है इरिगेशन। ये बोल रहा होता है ना, भगवंत मान की इस बार हमने नहरों में पानी पूरा चलाया जी। जब राइस लगा रहे थे किसी को पानी की कोई कमी नहीं आई। तो ये कौन बोल रहा है? स्टेट की सरकार बोल रही है, आप बोल सकते हो। समझ रहे हो? इसके अलावा हेल्थ, हेल्थ किसका मुद्दा होता है? स्टेट का। पंजाब के अंदर अगर सरकारी अस्पताल मिल रहा है तो वो किसका है? पंजाब सरकार का। केंद्र सरकार का सरकारी अस्पताल नहीं मिलेगा आपको पंजाब के अंदर, ठीक है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये किसके हो गए? आपके स्टेट के। कितने टोटल? 62। सो 62 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट सरकार लॉ बनाएगी, केंद्र नहीं बना सकती। और 100 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार लॉ बनाएगी, स्टेट नहीं बना सकती। तीसरा आ गया कॉन्करंट लिस्ट, कॉन्करंट लिस्ट। तो इसमें लिख लो बोथ कैन मेक लॉज बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
द लॉ ऑफ सेंटर गवर्नमेंट prevails. Both can make laws, but in case of conflict, the law of central government will prevail. तो मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट कितने हैं टोटल? 52। ये ना, ये 62 नहीं है, ये 61 है। ये 61 है, ये 100 है, ये 52 है। 62 नहीं है, वो 61 है। 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर क्या है, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार दोनों लॉ बना सकती हैं। जब तक तो दोनों का लॉ एक साथ चल रहा है तो चलेगा। जब क्लैश करेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर किसका चलेगा? केंद्र का, फिर स्टेट का खत्म हो जाएगा। अगर तो दोनों चल पा रहे हैं एक साथ तो चले जाएंगे, अगर नहीं चल पा रहे हैं तो किसका चलेगा? केंद्र सरकार का। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं? जैसे सबसे पहले एजुकेशन। तो एजुकेशन प्रेजेंटली इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। पहले ये स्टेट लिस्ट में होता था, इसको कॉन्करेंट लिस्ट में किया गया है। कब किया गया है वो भी लिख सकते हो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। सो इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठा के यहाँ पे लिख दिया था। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके पास आ गया वाइल्ड लाइफ, जो भी जंगली जीव ये सब होते हैं। आपके पास आ गया फॉरेस्ट्स, ठीक है। ये सारे मुद्दों के ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन चलेगा किसका? अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सिर्फ केंद्र का चलेगा, अगर नहीं हुआ तो दोनों के चल जाएंगे। तो यहाँ पे जब ये नीट और यूजीसी के एग्जाम के घपले हुए तो एक बार फिर से जनता ने बोला कि हमें ना एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट से निकाल के स्टेट लिस्ट में दोबारा से रखना चाहिए, जो कि स्टेट लेवल पे ही सारी पॉलिसीज बने, केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए उसमें, आप बोल सकते हो, सिर्फ स्टेट सरकार इसको इंश्योर कर सके। तो एक बार फिर से डिबेट छिड़गी कि इसको कॉन्करेंट से निकाल के दोबारा स्टेट लिस्ट में रख दो। पहले स्टेट लिस्ट में ही था, इसको 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इधर से निकाल के इधर रखा था। इधर से निकाल के इधर रखने का फायदा क्या है? पहले एजुकेशन के ऊपर केंद्र सरकार पॉलिसीज नहीं लेके आ सकती थी, वो एफर्ट्स कर सकती थी, लेकिन उनको स्टेट सरकार के साथ मिलकर चलना। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी की सरकार एक योजना लेके आई, दैट इज आयुष्मान भारत योजना, दैट इज हेल्थ केयर रिलेटेड स्कीम, जिसमें क्या बोला जाता है कि केंद्र सरकार जो है एक स्कीम लेके आती है जिसमें बोलते हैं कि 5 लाख तक का आपको मुफ्त इलाज दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उस स्टेट में स्कीम लागू होगी जहां पे स्टेट सरकार इसको लागू करने की परमिशन देगी। जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार ने परमिशन नहीं दी, तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये लागू नहीं हुई है। पहले पंजाब में भी लागू नहीं हुई थी, क्योंकि पंजाब की सरकार ने भी मना कर दिया था, अभी लागू हो चुकी है। समझ रहे हो? क्योंकि हेल्थ किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का, तो इसमें स्टेट की चलेगी। केंद्र सरकार लाख पॉलिसीज बनाता रहे, लॉ बनाने की पावर उनके पास नहीं है, वो सिर्फ स्टेट के पास है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो फिर। तो ये समझ आया आपको कि क्या है फेडरल लिस्ट, कैसे लिस्ट से दूसरी लिस्ट में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। सो लिखना इसमें, इन इंडिया the overall literacy rate in India, the overall literacy rate as of census 2011, as of census 2011 is 74.04%, 74.04% हमारे देश का लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में कितनी जनता पढ़ी लिखी है? तो हमारे पूरे देश में जो जनता है उसमें 74.04% जनता पढ़ी लिखी है, कॉमा, विच इज बिलो द वर्ल्ड एवरेज, विच इज बिलो द वर्ल्ड एवरेज
दुनिया में जो एवरेज लिटरेसी रेट है उससे ये बहुत कम है, विच इज बिलो द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 86.3%। 86.3%। वर्ल्ड में लिटरेसी रेट कितना है? 86.3%। इंडिया में कितना है? 74.04%। इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, जब 1950 में संविधान लागू हुआ उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, the education was placed under state list of 7th schedule. Education was placed under state list of 7th schedule, but later the government of India by 42nd amendment 1976, but later the government of India by 42nd amendment 1976 shifted it to the concurrent list. Since then it became the matter of debate. तब से आज तक ये एक डिबेट का मुद्दा बन चुका है, आप बोल सकते हो, ठीक है। बाकी इसके बारे में आप डिटेल्स वगैरह जो है वो पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। एक मुद्दा ये आया तो यहाँ पे ना चांसेस होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी अगर तुम देखोगे ना तो उसमें क्या किया जाता है, ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है। अभी किसी ने एजुकेशन का पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। कौन सी अमेंडमेंट से कॉन्करेंट लिस्ट में इसको लाया गया, किस साल में लाया गया, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 से, मतलब 42वां चेंज जो हमारे संविधान का हुआ उसके तहत 1976 में इसको स्टेट लिस्ट से निकाल के, मतलब केंद्र सरकार के हाथ से ये पावर छीन के कहाँ रख दिया आपने, कॉन्करेंट लिस्ट। अभी वो दोबारा से बोल रहे हैं कि उसी में लेके जाओ, अभी गया नहीं है ना ही जाएगा, केंद्र सरकार जाने नहीं देगी ऑटोमेटिकली, लेकिन वो बोल रहे हैं ये बात, ठीक है। ठीक है, फिर यहां तक करते हैं हम लोग, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तुम लोगों के जो टेस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैं चेक कर देता हूं तुम्हारे। मुझे लगता है पिछले 2 टेस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं ना, चेक नहीं ना हुए। अभी इसको 5-10 मिनट में कर देते हैं चेक। आज वाले टेस्ट को रीड करके आए हो अच्छे से? ठीक है जी। समझ आया मंजोत? हाँ जी सर। ठीक है, टेस्ट देने नहीं आना आज? नहीं सर, आज वाला ऑनलाइन दूंगा, पहले दे दिए थे। आज मैं बीमार हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। सारे बच्चे बीमार चल रहे हैं सर, एक एक करके सारे हो रहे हैं। अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, एक्चुअली चक्कर वो है।